नमस्कार। टोटल न्यूज पर मैं हूं आपके साथ बिरजा शाकिर अली बेग। पुलवामा हमले का भारतीय सेना ने बखूबी अंजाम तक उसका बदला लिया। तड़के 3:30 बजे के आसपास भारतीय वायुसेना के मिराज लड़ाकू विमान ने वो कारनामा कर दिखाया जिससे सुनकर और देखकर पाकिस्तान हैरान और परेशान है। पाकिस्तान में अब बौखलाहट का माहौल है और भारतीय सेना ने अपने जवानों की शहादत का बदला ले लिया है। इस एयर अटैक पर तमाम हमारे रक्षा विशेषज्ञों के साथ चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन जिस तरह से यह अटैक किया गया है, एक बार फिर भारतीय सेना की ताकत को पूरी दुनिया ने देखा। बड़ी चर्चा करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान बने हुए हैं। हमारे साथ हरनाम सिंह, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता, हमारे साथ इस चर्चा में हिस्सा ले रहे हैं। साथ ही हमारे साथ ब्रिगेडियर एमएन महाजन साहब, रक्षा विशेषज्ञ, हमारे साथ इस चर्चा में हिस्सा ले रहे हैं। कर्नल आईपी सिंह साहब, रक्षा विशेषज्ञ, हमारे साथ इस चर्चा में हिस्सा ले रहे हैं। तो हमारे साथ विंग कमांडर सुरेंद्र गौर साहब, रक्षा विशेषज्ञ, हमारे साथ इस चर्चा में हिस्सा ले रहे हैं और तमाम जानकारी उनसे भी हासिल करेंगे। हमारे साथ मेजर आनंद सावरिया, रक्षा विशेषज्ञ, चंडीगढ़ से हमारे साथ इस चर्चा में हिस्सा ले रहे हैं। वहीं हमारे साथ कर्नल एसके चहल, रक्षा विशेषज्ञ, हमारे साथ चर्चा में हिस्सा ले रहे हैं। आप सभी मेहमानों के साथ इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे और जानेंगे कि आखिर इस एयर स्ट्राइक के मायने क्या हैं और किस तरह से भारतीय सेना ने अपना लोहा पूरी दुनिया के सामने मनवाया। और पूरी दुनिया देख रही है कि भारतीय सेना अपने दुश्मनों को करारा जवाब देने की क्षमता भी रखती है। और इस चर्चा को आगे बढ़ाएं उससे पहले एक रिपोर्ट देख लेते हैं कि आखिर किस तरह से हमारे शहीद 40 जवानों की शहादत का बदला भारतीय वायुसेना ने लिया। भारतीय सेना जिंदाबाद, भारत माता की जय, यही गूंज हर तरफ सुनाई दे रही है आज। शौर्य का मंगलवार, जैसे ही यह खबर आई कि भारतीय सेना ने जैश के ठिकानों पर बड़ी एयर स्ट्राइक की है, हर तरफ खुशी जश्न का माहौल है। जन जन गर्व महसूस करने लगा। अपने शहीदों का बदला हमारी भारतीय वायुसेना ने लिया। शहादत पर हमने कहा था न भूलेंगे न माफ करेंगे, एक एक बूंद का इंसाफ करेंगे। और इसी रणनीति पर काम करते हुए भारतीय वायुसेना ने जैश के आतंक के अड्डे को खत्म कर दिया। पुलवामा आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान को सबक सिखाने की मांग कर रहे भारत के लोगों को देश की वायुसेना ने बड़ा तोहफा दिया। मंगलवार तड़के पाकिस्तान के भीतर हवाई हमले कर कई आतंकवादी शिविरों को निशाना बनाया गया है। इस कार्रवाई में 300 से ज्यादा आतंकियों के ढेर होने की संभावना है। इसे भारत का दूसरा सर्जिकल स्ट्राइक कहा जा रहा है। इससे पहले 2016 में उरी हमले के बाद भारतीय सेना ने सर्जिकल स्ट्राइक कर पाकिस्तान को करारी चोट दी थी। In an intelligence-led operation in the early hours of today, India struck the biggest training camp of the Jaish-e-Mohammed in Balakot. In this operation, a very large number of Jaish-e-Mohammed terrorists, trainers, senior commanders, and groups of jihadis who were being trained for Fidaiin action were eliminated. This facility at Balakot was headed by Maulana Yusuf Azhar, alias Ustad Ghori, the brother-in-law of Masood Azhar, chief of the JEM. The government of India is firmly and resolutely committed to taking all necessary measures to fight the menace of terrorism. Hence, this non-military preemptive action was specifically targeted at the Jaish-e-Mohammed camp. The selection of the target was also conditioned by our desire to avoid civilian casualties. The facility is located in thick forest on a hilltop, far away from any civilian presence. 21 मिनट का ऑपरेशन। भारतीय वायुसेना का यह ऑपरेशन सिर्फ 21 मिनट का था। इस 21 मिनट में भारतीय 12 मिराज फाइटर ने पाकिस्तान के अलग अलग हिस्सों में हमला किया। इस हमले में 300 से ज्यादा आतंकियों के ढेर होने की संभावना है।
सूत्रों के मुताबिक भारतीय वायुसेना ने बालाकोट और मुजफ्फराबाद सेक्टर में यह हमला किया। जानकारी के मुताबिक भारतीय वायुसेना की ओर से 1000 किलो बम का इस्तेमाल किया गया है। इससे पहले पाकिस्तान के सेना की मीडिया शाखा अंतर सेवा जनसंपर्क यानी कि ISPR के महानिदेशक मेजर जनरल आसिफ गफूर ने ट्वीट कर भारतीय कार्रवाई को कंफर्म कर दिया। हालांकि भारत से नुकसान के दावे को खारिज कर दिया। गफूर ने ट्वीट किया, भारतीय वायुसेना के विमान मुजफ्फराबाद सेक्टर में घुसे। पाकिस्तानी वायुसेना की ओर से समय पर और प्रभावी जवाब मिलने के बाद वे जल्दबाजी में अपना बम गिराकर बालाकोट के करीब से बाहर निकल गए। जान माल का कोई नुकसान नहीं हुआ है। इस हमले के बाद बॉर्डर पर चौकसी बढ़ा दी गई है। जानकारी के मुताबिक BSF को भारत पाकिस्तान की सीमा पर अलर्ट रहने को कहा गया है। वहीं अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर भी BSF तैनात है। भारत के द्वारा POK में की गई इस कार्रवाई के बाद से ही बॉर्डर के पास के इलाकों में अलर्ट जारी है। बीते 14 फरवरी को जम्मू कश्मीर के पुलवामा में CRPF के काफिले पर हुए जैश-ए-मोहम्मद के आत्मघाती हमले के बाद दोनों देशों के बीच तनाव का माहौल है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लगातार पाकिस्तान को जवाब देने के संकेत दिए थे। स्पेशल डेस्क टोटल न्यूज। तो चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। इस रिपोर्ट के जरिए हमने ये समझा कि आखिर किस तरह से इस पूरे ऑपरेशन को अंजाम दिया गया, जो जानकारी अब तक सामने आई है। सबसे पहले विंग कमांडर सुरेंद्र गौड़, मैं आपके पास आऊं। कमांडर, जिस तरह से इस एयर स्ट्राइक को ऑपरेशन को पूरे को अंजाम दिया गया है, कितना कारगर आप इस ऑपरेशन को मान रहे हैं? क्योंकि इससे पहले भी सर्जिकल स्ट्राइक के जरिए हम कई बार पाकिस्तान को चेता चुके हैं। ये कितना कारगर ऑपरेशन रहा? देखिए, भारतीय वायुसेना इसमें 100% सक्षम है। हमारी सैटेलाइट पिक्चर्स इंडिया की जो है आज रिफाइंड हैं, तो ये सब हमारे पास अवेलेबल हो जाएंगे और 100% टारगेट जो है हमारे 0% जो है हम मिस करते हैं टारगेट्स को। हमारे लड़ाकू पायलट्स जो है बहुत ही जाबाज हैं और 100% POK से जो है इनके ठिकानों को उड़ा दिया जाएगा। और एयर चीफ मार्शल धनोआ सर के नेतृत्व में भारतीय वायुसेना कारगर है और इस तरह के जाबाज अफसर और उनकी पूरी टीम, मैं मेरे भारतवासियों को ये बता देना चाहता हूं कि 100% आपकी सीमाएं सुरक्षित हैं। ये खाकी वर्दी वाले, ये नीली वर्दी वाले, ये सफेद वर्दी वाले, ये किसी भी भारत के एक नौजवान की, एक सिपाही की, एक फौजी की ये तमन्ना है कि मरना तो एक दिन सबने है, लेकिन यदि तिरंगे का कफन मिल जाए तो इससे फालतू और क्या होगा। तो मैं 100% संतुष्ट हूं और पहली बार ऐसे हुआ है जब हम खेद और निंदा से ऊपर उठ करके पाकिस्तान की ये बात समझ में आ जाएगी कि ईंट का जवाब पत्थर से देने लगेगा भारत। और मैं, हालांकि राजनीति से कोई संबंध नहीं है, लेकिन देश का नेतृत्व तो मोदी जी कर रहे हैं। मैं मोदी जी को धन्यवाद देना चाहता हूं और विशेष तौर पर मेरे उन सभी शहीदों की माताएं, उनकी पत्नियां, आप सबको धन्यवाद देना चाहती हैं। एयर चीफ मार्शल धनोआ एंड मोदी सर, जिस तरह से आपने जवाब दिया है, हम आपके कृतज्ञ हैं, हम आपके आभारी हैं। ठीक है मेजर आनंद सवरिया, मैं आपके पास आऊं क्योंकि भारत ने 4 जंगें पाकिस्तान के साथ लड़ी और एक जंग में तो पाकिस्तान के 2 टुकड़े तक हमने कर दिया और उसके बाद भी कई बार इस तरह के ऑपरेशंस को हमने अंजाम दिया। ये जो ऑपरेशन था, ये कितना जरूरी हो गया था इस वक्त पर जब लगातार प्रेशर देश के भीतर भी बन रहा था कि पाकिस्तान को करारा जवाब दिया जाए? बीच बहुत करता रहा है। मैं आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं कि पाकिस्तान की जो ये हरकतें, जो वो टेररिज्म को बढ़ावा देता रहा, वो हमारी सरकारों ने बहुत संयम के साथ उसको समझाने की कोशिश की, शांति वार्ताओं की, पर जब भी शांति वार्ता की बात की गई, उसने हम हमारे पीठ में छुरा भोंका। और लेटेस्ट जो 14 तारीख को, आज से 12 दिन पहले, उसने कायराना हमला उसकी फौज के द्वारा, जैसे मोहम्मद जो के बच्चा है पाकिस्तान आर्मी का, उसके द्वारा किया। तो मैंने चैनल से कहा था, ये जो है CRPF के ऊपर हमला नहीं है, ये तो भारत के अस्तित्व पे हमला है। और उसी दिन
भारत के प्रधानमंत्री जी ने ये कह दिया था कि अब भारतवर्ष की सेनाएं इसका बदला लेंगी, क्योंकि अति हो चुकी है, समय सेना छाटेंगी, दिन सेना छाटेंगी, क्या रूप रहेगा वो सेनाएं छाटेंगी। और आज अली साहब 3:30 बजे सुबह जब पाकिस्तान नींद में सो रहा था, हमारे इन सैनिकों ने हमारे ये जो वायुसेना के 12 जो जहाज 1000 किलोग्राम के जो लोड कर करके उस पाकिस्तान में गए, उसकी सोवरेनिटी उसके एयर स्पेस से जाके नर्व सेंटर से वो उन्होंने डायरेक्शन बदली। और मैं सैल्यूट करता हूं इंटेलिजेंसिया आर्मी की कि उनको पता था कि असली टारगेट कहाँ है, वो धौलकोट था, तिकोटी थी। और देखिए सिर्फ 6 बम यूज हुए हैं और हमारा बाल भी बाका नहीं हुआ। अब पाकिस्तान क्या कर रहा है कि हमने जहाज उड़ा करके हिंदुस्तान के जहाज, अरे जब हमने अपना टारगेट पूरा कर लिया, तुम्हारे जो ट्रेनिंग कैंप थे उनको नाश्ते नाबूद कर दिया, तो हमने वापस आना था। ये 21 मिनट का जो ऑपरेशन किया गया था एयरफोर्स को, तो वो 17 मिनट में उन्होंने पूरा कर लिया। और अब देखिए कितना डैमेज और कितना प्रिसाइज उन्होंने काम किया कि सिविलियन डैमेज कोई भी नहीं हुआ, लेकिन 300 350 जो टेररिस्ट थे उनको रास्ते नाबूद कर दिया। और सबसे बड़ी आपलूदी अली जी क्या है कि ये अल्फा कैंप था। आर्मी में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है उसको अल्फा कहते हैं, फिर ब्रेवो कहते हैं, चार्ली कहते हैं। ये टेररिस्ट का अल्फा कैंप था जिसमें मसूद अजहर के भाई, उसके साला और वो लोग जो के पिछले कंधार में हाईजैक किया गया था, जिन लोगों ने प्लान किया था, वो लोग भी यही थे जो आज उनको जहन्नुम में पहुंचा दिया है मेरे सैनिकों ने। तो ये सब सिचुएशन आज का जो काम किया है, तो इन सैनिकों ने तो होली से पहले ही दिवाली मनाने जैसा काम कर दिया है। मैं इनको मुबारकबाद देता हूँ नरेंद्र मोदी जी को, जिनकी पॉलिटिकल विल पावर की वजह से सेना ने इतना बड़ा अंजाम दिया है, भारतवर्ष को गर्वित किया है। ठीक है कर्नल एसके चहल साहब, मैं आपके पास आऊं और जिस तरह से ये स्ट्राइक हुई है और खैबर पख्तूनख्वा का वो इलाका जहां बालाकोट है और जहां पर ये स्ट्राइक की गई, यानी इस बार हमने पाकिस्तान की जो सरहद है उसमें दाखिल होकर एक तरह से चैलेंज दिया है उन्हें। इस पर क्या कुछ रिटेलिएशन हो सकता है पाकिस्तान की तरफ से, क्या आपको लग रहा है? क्योंकि अब तक पाकिस्तान की तरफ से सिर्फ बयान सामने आए हैं, वो घर के अंदर भी घिरता हुआ नजर आ रहा है। इमरान खान को लेकर भी वहां तमाम पॉलिटिकल पार्टीज की तरफ से सवाल उठ रहे हैं कि आखिर किस तरह की लीडरशिप है। और तमाम सवालों के बीच जो ये हमने कार्रवाई की है, ये पाकिस्तान सरकार पर दबाव बनाएगी क्या कि आगे से इस तरह की जो एक्टिविटी करने वाले ग्रुप्स हैं या लीडर्स हैं या जो लोग हैं उनको कंट्रोल में रखा जाए? सबसे पहले मैं भारतीय वायुसेना को सैल्यूट करता हूं जो उन्होंने ये कार्रवाई की है। ऐसे ऑपरेशन के लिए स्टेप बाय स्टेप तैयारी करनी पड़ती है। सबसे पहले तो पॉलिटिकल विल हमारी बहुत जरूरी होती है। अगर पॉलिटिकल विल नहीं है तो आर्मड फोर्सेज कुछ नहीं कर पाएंगी। उसके बाद जिस सेना ने ये एक्शन लेना है उसकी ओ प्रिपेयर्डनेस तैयारी होती है सेना की। उसके बाद एग्जीक्यूशन होता है। उसके बाद एक कैलकुलेटेड रिस्क है जो अभी आपने बताया कि उसका रिटेलिएशन क्या होगा, वो जवाब की कार्रवाई क्या कर सकते हैं। ये सब फार्मूले पहले तैयारी कार्रवाई करने से पहले इनका कैलकुलेशन हो जाता है। इसका जवाब होगा तो हम ये करेंगे। और इस बालाकोट का एरिया, इस एरिया में मैंने सर्व किया हुआ है। इस एरिया बड़ा वायुसेना जितनी अंदर गई है उसके बाद एग्जीक्यूशन करने के बाद सेफली जो रिट्रीट किया है ये बहुत महत्वपूर्ण है। पूरी पाकिस्तानी एयरफोर्स, उनका एयर डिफेंस पूरा एक्टिवेट था, हाई अलर्ट पे था। उसके बावजूद हमने उनको स्ट्राइक किया, उनके अपने मिशन को अकम्प्लिश किया और सेफ्टी से वापस आए। उसके अंदर बहुत सी चीजें कैलकुलेट होती हैं। रिटेलिएशन का हमने कैलकुलेट किया होगा, हमारी सेनाओं ने, वो तैयार हैं। इसमें कोई रिस्क वाली बात नहीं है। पाकिस्तान को हमने एक्सपोज कर दिया इंटरनेशनल लेवल पे, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे हमारी डिप्लोमेसी काम कर रही है। आज भी हमारे विदेश सचिव ने 7 देशों के उच्चायुक्तों और हाई कमिश्नर और एम्बेसडर से बात की है। तो ये हमारी पूरी तैयारी, रिटेलिएशन की तैयारी होती है। ऐसे ऑपरेशन जब होते हैं तो उसका आगे का प्रोसेस भी तैयारी कैलकुलेट किया जाता है।
बाकी रही बात पाकिस्तान के अंदर इमरान खान के, अभी थोड़ी देर पहले उनके संसद में मुर्दाबाद के नारे लगे हैं, वो एक कॉर्नर हो गया है पाकिस्तान, बिल्कुल आइसोलेशन में चला गया है और हिंदुस्तान को उससे कोई डरने की बात नहीं है। भारतीय सेना पूरी तरीके से, तीनों सेनाएं पूरी तैयारी में है, उनके रिटेलिएशन का भी पूरा अच्छी तरह से जवाब दिया जाएगा। बिल्कुल। अब ब्रिगेडियर महाजन, मैं आपके पास आऊं, जिस तरह से ये ऑपरेशन हुआ और कुछ आंकड़े भी आने लगे कि इतनी कैजुअलिटी हमने वहां कर दी है, इन तमाम चीजों के बीच किस तरह का ये ऑपरेशन आप देख रहे हैं? क्योंकि हम गए पाकिस्तान की सीमा पे, वहां पर स्ट्राइक किया हमने, वापस आ गए सेफली, और पाकिस्तान अब पीछे से तमाम चीजों को कवर अप करने की कोशिश कर रहा है। क्या एक बार फिर साबित हो गया दुनिया में सबसे बेहतरीन फोर्स हमारी है, सबसे बेहतरीन स्ट्रेटजी हमारी है, सबसे बेहतरीन प्लानिंग हमारी है, एक बार फिर पूरी दुनिया ने देख लिया? देखिए, सबसे पहले जब 14 फरवरी को उन्होंने हमारे पुलवामा में 40 सीआरपीएफ के जवानों को शहीद कर दिया था, उस समय से हमारी फोर्सेस इस ताक में थी कि कब इसका बदला लेना है। और आपको याद होगा इस चैनल पे भी मैंने कहा था कि 5-6 ऑप्शंस हैं एंड एयर स्ट्राइक उनमें से एक ऑप्शन है। और मैंने साथ में ये भी कहा था कि ये जल्दी होगा, ज़्यादा इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा। मेरे अपने विचार में ये पक्का था कि 28 फरवरी से पहले होगा, क्योंकि वो 14 फरवरी को हुआ है, तो 28 फरवरी तक विद इन द सेम मंथ, उसी महीने में होगा। दूसरा, 25 फरवरी से पहले का मेरे को उम्मीद नहीं थी, क्योंकि 25 फरवरी को नेशनल वॉर मेमोरियल की इनॉग्रेशन थी भारत में। ठीक, बड़ा स्ट्रॉन्ग एक्शन दिया गया। इस सिर्फ पीओके में नहीं, बालाकोट जो है वो पाकिस्तान के एरिया में है, जो कि इंटरनेशनल बॉर्डर से दूसरी तरफ है। उस वक्त जाके हमारे एयरफोर्स के एयरक्राफ्ट ने अटैक किया 3 जगहों पे, एक बालाकोट में, एक मुजफ्फराबाद में और एक चकौती में। ये साइमल्टेनियस एक्शन था और कंप्लीट ऑपरेशन बहुत चुस्ती से 21 मिनट में करके सेफली वापस आ गए। ये भारत की एक बहुत बड़ी सफलता है, आर्म्ड फोर्सेस की सफलता है, और पर्टिकुलरली विशेषतया इंडियन एयरफोर्स की बहुत जबरदस्त सफलता है। मैं आपको यह भी बता दूं कि ये एक्शन जब हमारे पास 26/11 हुआ था 2008 में, तो इंडियन एयरफोर्स ने ये एक्शन उस टाइम भी सुझाव दिया था कि हम एयर स्ट्राइक्स अक्रॉस द एलओसी करने के लिए सक्षम है और हमको करना चाहिए। लेकिन जो हालात उस टाइम थे, उसके मुताबिक गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि इसको इजाज़त नहीं मिली थी। अब इजाज़त मिली है और मेरे को पूरा विश्वास है कि जो ये एक्शन हुआ है उससे पाकिस्तान पूरी तरह हिल गया हुआ है और अब वो कोई रास्ता ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। रिएक्शन की बात होती है, रिएक्शन उनकी तरफ से आएगा और हमको पूरी तरह तैयार हैं। हमको तैयार भी रहना चाहिए और ये मन में सोच के रहना चाहिए कि कुछ ना कुछ एक्शन होगा। ना क्या एक्शन होगा, ये उनके पास इतनी ताकत नहीं है कि डायरेक्ट अटैक करे, लेकिन वो टेररिज्म के थ्रू और एक्शन लेगा। मैं ये भी बता दूं कि ये एक प्यूनिटिव एक्शन नहीं है, ये एक प्रीएम्प्टिव एक्शन है जो कि हमने एडवांस में लिया है और उनकी धज्जियां इस तरीके से उड़ा दी हैं। इसलिए आर्म फोर्सेस की तरफ से मैं अपनी गवर्नमेंट को और पर्टिकुलरली प्राइम मिनिस्टर को इसके लिए कांग्रेचुलेशन, बधाई देता हूं और धन्यवाद कहता हूं कि उन्होंने हमारी आर्म फोर्सेस को क्लियरेंस दी। और अगर आगे भी आर्म फोर्सेस को ऐसा कोई टास्क दिया जाएगा, वो पूरी उस तरह सफलता होगी।
बिल्कुल। कर्नल आईपी सिंह साहब, मैं अब आपके पास आऊं, क्योंकि ये एक्शन तो हो गया, इसके जवाब में पाकिस्तान के पास ऑप्शन क्या है, हमें यह भी देखना होगा, क्योंकि रिटेलिएट किस तरह से पाकिस्तान करेगा, क्योंकि इस वक्त बौखलाहट की स्थिति है, वहां पर भी इंटरनली प्रेशर बढ़ता जा रहा है सरकार के ऊपर कि आप इस पर कोई कार्रवाई कीजिए। वो तमाम चीजें वो भी टटोलने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर किस तरह से वहां के लोगों को भी संतुष्ट किया जा सके कि सरकार कुछ कदम उठा रही है। क्या ऑप्शन हो सकते हैं पाकिस्तान के पास, और किस तरह से हमें अब आने वाले कुछ महीनों तक हमारी जो स्ट्रेटजी है उसको बनाना पड़ेगा, क्योंकि एक कब एक्शन होगा, जिस तरह से ब्रिगेडियर ने कहा कि इनडायरेक्ट एक्शन भी ले सकता है, क्योंकि उसके बहुत सारे मॉड्यूल्स हमने देखे आतंक के जरिए भारत में काम भी कर रहे हैं, और वो इनडायरेक्टली जो वॉर है भारत के साथ वो लगातार उसकी चल रही है, उसके जरिए क्या कुछ कर सकता है और किस तरह से मिलिट्री एक्शन पाकिस्तान का हो सकता है, उसको लेकर क्या स्ट्रेटजी अब आगे हमारी होनी चाहिए। देखिए, ऐसा है, पुलवामा अटैक जो था दैट वाज लास्ट स्ट्रॉ। उससे पहले भी कई सालों से हमारे जवान शहीद हो रहे थे, ये आतंकी घटनाएं हो रही थी, और लोगों ने कहा था कोई ना कोई एक्शन होना चाहिए, लेकिन हम हिंदुस्तान बड़ा शांतिप्रिय देश है, और ये पुलवामा अटैक जो है इसके बाद में लोगों का जो है पेशेंस जो है ख़त्म हो गई थी कि अब कुछ ना कुछ होना चाहिए। और उस अटैक के बाद ही लोग बोल रहे थे कि कुछ ना कुछ कार्रवाई होनी चाहिए थे, कोई कहता है सर्जिकल स्ट्राइक करो या अटैक करो, लेकिन ऐसे मामले में जल्दबाजी सही नहीं होती है। जब हम कोई कार्रवाई करते हैं, हम अपनी चुनी हुई जगह पर करते हैं, अपने चुने हुए समय पर करते हैं। और ये जो एयर अटैक हुआ है, इससे हमारी आर्म फोर्सेस का मोराल जो है बहुत हाई हुआ है, क्योंकि पुलवामा अटैक के बाद में लोग सोच रहे थे कि कुछ नहीं कर रहे, कुछ नहीं कर रहे, लेकिन मैं मोदी जी का बहुत तारीफ़ करता हूं कि उन्होंने इतना डिसीजन लिया और फ़ौजों को इतना आज़ादी दी कि वो कार्रवाई कर सकें। जैसे कि आप लोगों ने दोपहर में देखा होगा टीवी में, पाकिस्तान के सदन में शेम शेम के नारे लग रहे थे, और उनका जो है मोराल अब थोड़ा ख़त्म हो चुका है। उनके पास ओपनली लड़ाई करने के लिए कोई चांस नहीं है, और ना ही वो हमारे खिलाफ लड़ाई करके कुछ हासिल कर सकते हैं। वो इसी प्रकार की जो घटनाएं जैसे करते हैं, टेररिज्म का करते हैं, और अपने यहाँ उनके मॉड्यूल्स हैं, उनके थ्रू लोगों को मारें, वही कर सकते हैं, इसके अलावा और कुछ नहीं कर सकते। ठीक है। जे.एन.के में ये आर्टिकल 370 जो लगा हुआ है, या बाकी जो उनको सहूलियत दी जा रही हैं, काफ़ी समय से डिमांड चल रही थी कि इसको ख़त्म कर देना चाहिए, और मेरे विचार में ये बिल्कुल राइट समय है कि पूरा देश मोदी जी के साथ में है, इस आर्टिकल को एकदम ख़त्म कर दें। और जो वहाँ के लोकल लीडर्स हैं जो कहते हैं तिरंगा छोड़ के दूसरा झंडा पकड़ लेंगे या जो भी कर लेंगे, ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। ब्रेक का वक्त हो रहा है, इस पे भी मैं समझना चाहूंगा, क्योंकि ये इतना आसान होगा क्या, क्योंकि अरुणाचल की स्थिति हम देख रहे हैं, वहां पर सरकार को पीसीआर को कहना पड़ा जनता के सामने कि हम इस पर कोई भी कदम आगे नहीं बढ़ाएंगे। अरुणाचल में जो स्थिति है, क्या वो स्थिति अब कश्मीर की जो है इस धारा को हटाने के बाद जो स्थिति बनेगी पॉलिटिकली, क्या हम उसे हैंडल कर पाएंगे, क्योंकि दुश्मन देश से निपटने में हमें उतनी मुश्किल नहीं आती है जितना देश के भीतर जब स्थिति खराब होती है तो उसे कंट्रोल करना होता है। तमाम चीजें होती हैं पूर्वोत्तर में और इधर हमारे पास उत्तर में कश्मीर, ये दोनों जगहों पर जो स्थिति है, क्या ऐसी स्थिति में सरकार को इस तरह का कदम उठा सकती है? चर्चा हम कर रहे हैं एयर स्ट्राइक के बाद जो स्थिति बनी है और किस तरह से भारतीय सेना के पराक्रम का लोहा पूरी दुनिया ने माना है और देखा है कि किस तरह से भारतीय सेना अपने दुश्मनों का पीछा करते हुए उनके घर में जाके उन्हें जवाब दे सकती है। हमारे साथ खास मेहमान बने हुए मनीष जी, मैं आपके पास आऊं। अब एयर स्ट्राइक हुई और उसके बाद जो संदेश गया पूरी दुनिया में कि भारतीय सेना अपने दुश्मनों का पीछा करते हुए उनके घर में घुस के जवाब देगी। अब आगे की स्थिति क्या है? यहां हमने जवाब दे दिया अपने दुश्मनों को, लेकिन कश्मीर की स्थिति में भी अभी क्योस बना हुआ है, लोगों में डर है। लोग अभी जिस तरह से ट्वीट्स आ रहे हैं, लगातार लोग पूछ रहे हैं कि क्या होने वाला है, क्योंकि सेना का डिप्लॉयमेंट बढ़ाया गया है। वहां पर लोगों से बातचीत करके स्थिति को वहां पर काम डाउन करने की क्या अब जरूरत आ गई है, क्योंकि दुश्मनों पर हमने हमला किया, जो आतंकी मॉड्यूल चलाने वाले लोग हैं उन्हें संदेश चला गया कि आप अगर इस तरह की स्थिति फिर क्रिएट करेंगे तो इससे बड़ा हमला हो सकता है। ऐसे में अब जरूरत यह है कि कश्मीर के भीतर जो क्योस बना हुआ है उसको खत्म किया जाए, लोगों से बातचीत करके उस मसले को भी ठंडा करने की कोशिश की जाए। देखिए, आज सबसे पहले तो कश्मीर की जनता को मैं बधाई देता हूं कि वहां पे जो आतंकवाद की फैक्ट्री चलाया जाता था, जहां बेस होता था,
मोदी जी जब से सरकार में आए हैं और भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब से केंद्र में बनी है, हम आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस वाली नीति पे चल रहे हैं। उसी का परिणाम है कि 1971 के बाद पहली बार भारतीय एयरफोर्स ने एलओसी क्रॉस करके वहां पे आज एयर स्ट्राइक किया है। और जो नीति है, आज की नीति क्लियर है, मोदी है तो मुमकिन है। एक नारा, मोदी है तो मुमकिन है। और देश की जनता और कश्मीर की जनता पूरा विश्वास कर रही है कि हमें किसी तरह की कोई घबराहट की बात नहीं है, हमें किसी तरह की जरूरत और के नहीं है। हम सक्षम हैं और हमारी जो देश की सरकार है हमें अच्छे तरह से सुरक्षित रहने में कामयाब है। नहीं, सवाल मेरा यह था कि उसको लेकर क्या कोई अब कदम आगे बढ़ाने की जरूरत आ गई है? क्योंकि देखिए अभी सरकार की स्थिति वहां नहीं है, वहां पर केंद्र का ही शासन एक तरह से चल रहा है, वहां पर लोकल गवर्नमेंट कोई नहीं है। यानी एक तरह से आप लोगों को पहल करके वहां पर एक माहौल बनाना होगा। चुनाव आ रहे हैं कि ऐसी स्थिति बन जाए कि वहां पर कम से कम हम चुनाव कंडक्ट करा सके, ताकि दुनिया में यह संदेश जाए कि यह वही कश्मीर है जहां पर पाकिस्तान कहता था कि भारत के खिलाफ नारे लगते हैं, लेकिन यही कश्मीरी हैं जो आज लोकतंत्र के इस महापर्व में हिस्सा ले रहे हैं, बड़े संख्या में वोटिंग कर रहे हैं। ऐसी स्थिति बन जाए, क्योंकि हम उपचुनाव अभी तक नहीं करा पाए हैं, आपको याद हो उपचुनाव बाकी है वहां पर, ऐसी स्थिति क्रिएट हो, उसके लिए क्या कदम हो सकते हैं? अब इसके लिए ऑलरेडी एक्शन लिया हुआ है। 100 कंपनी एक्स्ट्रा वहां पे फौज भेजा गया है कि वहां पे किसी तरह के कोई अशांति ना फैले, क्योंकि जब एक्शन लेना था तो पता था कि वहां पे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो देश विरोधी नीतियों के समर्थक हैं। वैसे लोग अभी लोगों को भरमाने की कोशिश करेंगे। ये सब सोचते भर में हमारी एक्शन ऑलरेडी सरकार की तरफ से लिया हुआ है। 100 कंपनी गई है और भी जरूरत पड़ा कि कैसे वहां अच्छे तरह से शांति बनाया रखे और आगने वाली आगामी चुनाव को भी अच्छे तरह से कंडक्ट करें। तो आज देश की सरकार अच्छे से सक्षम है इस पर। हरनाम जी, मैं आपको इसी सवाल पे जोड़ना चाहूंगा। हमने सेना बढ़ाई है वहां पर, लेकिन हल नहीं है वो ना। आपको एक ना एक दिन तो स्थिति को ऐसा करना होगा कि आपको वहां पर महज सुरक्षा के लिए सेना, बल्कि वहां पर अब स्थिति यह बन रही है कि सेना के जवान बढ़ते जा रहे हैं। लोग पूछ रहे हैं कि आखिर सुबह को क्या होने वाला है, रात को क्या होने वाला है। अब दुश्मन को संदेश हमने दे दिया। मेरा सवाल वो वही है, फिर अब अगले 1-1.5 महीने के बाद जब इलेक्शन होंगे तो संदेश ये जाना चाहिए कश्मीर से बड़ा कि इस भारतीय लोकतंत्र के महापर्व में एक एक कश्मीरी ने हिस्सा लिया है, कि कश्मीरी ने वोट डाला है। स्थिति वो ना बने कि 2% और 3% की पोलिंग हम सामने देखें। उसको लेकर आप विपक्ष में हैं, आप लोगों की तरफ से क्या सुझाव हो सकते हैं? क्या आप लोग एक सर्वदलीय जो एक बैठकों का दौर चलता है उसमें सर्वदलीय एक कमेटी बनाए, उसमें एक गठन आपका तरफ से हो और वो पूरा दल जाए कश्मीर में, बातचीत करे लोगों से कि देखिए जो लोग आपको भड़काते थे असल में उनका काला चिट्ठा ये है और अब आप लोग भारतीय लोकतंत्र की मुख्य धारा में आइए और आपको ये फायदा होगा। कम से कम वो स्थिति पॉलिटिकली आप लोगों को बनानी होगी, आप चाहे अपोजिशन में हो या सरकार में हो। देखिए, सबसे पहले तो मैं इंडियन एयरफोर्स के पायलटों का मैं बहुत दिल की गहराइयों से धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने इतना ज़बरदस्त ऑपरेशन किया है। तो इसके लिए सबसे ज़्यादा सल्यूट अगर किसी को तो इंडियन एयरफोर्स को है। मैं समझता हूं इसका राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए कि इसमें मोदी जी का नाम लिया जाए या भारतीय जनता पार्टी का नाम लिया जाए, क्योंकि पहले से ही एंटायर विपक्ष ने और हमारी कांग्रेस पार्टी ने पहले से ही जब अटैक हुआ पुलवामा का तो हमने खुल के समर्थन करा था सरकार का कि सरकार के साथ हम हर कदम पर खड़े हैं। और तमाम विपक्ष सरकार के साथ आज भी है कि अगर वो पाकिस्तान को किस तरीके से करारा जवाब दिया जाए, हम उसके लिए इंडियन एयरफोर्स को, हमारी आर्मी को, हमारी सेना को हम धन्यवाद करते हैं, क्योंकि वो सक्षम है और वो आज सक्षम नहीं, हमेशा से सक्षम रही है। हमने जब पाकिस्तान के दांत खट्टे किए थे और पाकिस्तान पर हमने समझ लीजिए कब्जा कर लिया था, तब भी हमारी आर्मी ने बहुत जबरदस्त काम किया था, हमारी एयरफोर्स ने बहुत जबरदस्त काम किया था। तो इसका क्रेडिट अगर किसी को जाना चाहिए, इसका श्रेय किसी को जाना चाहिए तो वो देश की सेना को जाना चाहिए, एयरफोर्स को जाना चाहिए, आर्मी को जाना चाहिए। इसमें राजनीतिकरण नहीं करना चाहिए। और जहां तक आपने बात करी कश्मीर में किस तरीके, कश्मीर में जहां तक आप शांतिपूर्ण तरीके की बात कर रहे हैं, तो इस वक्त ये काम सरकार का है, जो चुनी हुई सरकार है। हम विपक्ष में, अगर सरकार चाहती है सर्वदलीय बैठक हो, सर्वदलीय एक वहां पर डेलीगेशन जाए, किस तरीके से उसको समझे कि क्या किस तरीके से वहां शांति बहाल की जा सकती है, सेना एक परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है। तो इस पर तो अब सरकार को कार्रवाई करनी चाहिए, सरकार को देखना चाहिए। मेरा सिर्फ इतना जरूर कहना है कि सरकार को अब इस अटैक के बाद अपनी रणनीति में और अपनी इंटेलिजेंस को पुख्ता करना चाहिए, क्योंकि
पिछली बार भी जो पुलवामा अटैक हुआ वो कहीं ना कहीं हमारी इंटेलिजेंस का फेलियर था, जिस वजह से हमारे 40 जवानों की शहादत हुई। तो मैं समझता हूं इस पे अब सरकार को बहुत गंभीर चिंतन मंथन मनन करना चाहिए कि ऐसा कोई हादसा ना हो। बदला जो लिया है उसके लिए मैं श्रेय देना चाहता हूं देश की सेना को, इंडियन एयरफोर्स के पायलटों को। ठीक है कर्नल चहल, आपके पास आऊंगा। आप कुछ जोड़ना चाह रहे थे, साथ ही ये भी जोड़ लीजिए कि स्थिति को अब काम करने के लिए, उसे कंट्रोल जिस तरह से हमने किया है उसको और शांत करने के लिए कश्मीर वादी के जो घाटी है उसके अंदर अभी क्या कुछ और पॉलिटिकली कदम उठाने की जरूरत है, और जो इंटेलिजेंस फेलियर की बात लगातार हो रही है इस हमले से पहले, उस पर किस तरह से काम किया जा सकता है? शाकिर, मैं एक बात कहना चाहूंगा, भारतीय सेना के तीनों अंग पहले भी तैयार थे, आज भी तैयार हैं। ठीक है। इसके लिए हमारी पॉलिटिकल विल होना बहुत जरूरी है, और वो पॉलिटिकल विल मौजूदा सरकार ने दिखाई है। इसमें भारतीय सेना पहले भी ये नहीं था कि काम नहीं कर पाती थी, लेकिन भारतीय सेना के साथ साथ सरकार का पॉलिटिकल विल होना बहुत जरूरी है। इसके जब रिटेलिएशन होता है तो उसका भुगतान सेना को भी करना पड़ता है और सरकार को भी करना पड़ता है। तो ये प्रवक्ता जो कांग्रेस के बोल रहे हैं, मैं इनसे असहमत नहीं हूं। ठीक है, भारतीय सेना ने किया है सब कुछ, लेकिन पॉलिटिकल विल होना बहुत जरूरी है। दूसरा, आपने अभी ये जो एक स्ट्राइक किया, इससे सिर्फ ये नहीं कि हमने 200-300 या जितने भी उग्रवादी हैं मार दिए, कैंप डिस्ट्रॉय कर दिया, एक बहुत स्ट्रांग मैसेज गया है। हमारे एक टैग लगा हुआ था कि वी आर ए सॉफ्ट स्टेट, हम एक नरम देश के नाम से जाने जाते थे। वो टैग इन 2 सर्जिकल स्ट्राइक से हमारे नाम से हटेगा कि हम कुछ भी कर सकते हैं अगर हमारे पर कोई चोट पहुंचाएगा तो। बाकी बात रही कश्मीर की, तो कश्मीर का पूरा कश्मीर में ये पनप नहीं रहा, कुछ लिमिटेड पॉकेट्स के अंदर ये 4-5 जिलों के अंदर इन्होंने एक उत्पात मचाया हुआ है, और इसमें वहां के पॉलिटिकल लीडर्स का भी है, उनको काबू करने की जरूरत है। अगर हम अपना पॉलिटिकल, आपने जब सुझाव दिया था शाकिर की वहां पे पॉलिटिकल पार्टीज को जाना चाहिए, लोगों से बात करनी चाहिए, हमारा आइडिया क्या है वो देना चाहिए। अभी 35A पे डिस्कशन चल रहा है, अभी से ही लोगों ने बयान देना शुरू कर दिया, सुप्रीम कोर्ट पे प्रेशर डालना शुरू कर दिया है। सरकार क्या करेगी, सुप्रीम कोर्ट क्या आदेश देगी वो उसका अलग है, लेकिन जो वहां के पॉलिटिकल कुछ रीजनल पार्टीज हैं वो उनका अपना इंटरेस्ट है, वो वहां पर शांति होने देना ही नहीं चाहते। ठीक है, विंग कमांडर सुरेंद्र गौड़, मैं आपके पास आऊं और इसी चीज को आपसे भी समझने की कोशिश करूंगा। आपकी राय में क्या कुछ अब आगे के कदम हो सकते हैं? ये स्ट्राइक तो हम दुश्मन देश के खिलाफ करते रहेंगे और लगातार उन्हें जवाब देते रहेंगे अगर इस तरह की कोई भी हिमाकत वो करते हैं, लेकिन कश्मीर वादी के भीतर शांति किस तरह से आए, क्योंकि तमाम स्थिति को आप भी अच्छी तरह से जानते हैं, किस तरह से इन तमाम चीजों को कंट्रोल किया जा सकता है बातचीत के जरिए से? कोई सुझाव आपकी तरफ से? देखिए सर, मेरा ये मानना है जी इसमें कि हाथ जोड़ने से वहां पे शांति नहीं आएगी। पिछले 70 सालों से हम हाथ जोड़ते आ रहे हैं। जो भी भारत की इस भूमि पे, जो भी इस भारत की भूमि पे ये सोच के आएगा कि इसको जो है कलंकित किया कर देगा, या वो फौजियों पे जो है पत्थर फेंकेगा या बम फेंकेगा, उनको सीधा सा मैसेज जाना चाहिए कि भाई आप भारत देश के दुश्मन हैं, और भारत के इस तिरंगे को जो फहराने में दिक्कत डालेगा उसकी चमड़ी उधेड़ करके फहरा दी जाएगी। ठीक। और मेरा ये मानना है जी। उसके बाद जो है कोई भी आतंकी इस देश की धरती पर नहीं आएगा। और हम देखिए, जम्मू और कश्मीर के जो लोग हैं जी, उनको कोई परेशानी नहीं है जी। वो बेचारे दुखी हैं इनसे, वो खुद आतंकवाद से निजात पाना चाहते हैं। बिल्कुल। तो मेरा ये मानना है कि भाई सख्ती से कार्रवाई होनी चाहिए, और अंदर भी और बाहर भी। मैं 1 मिनट लूंगा यदि आपकी अनुमति हो तो। रिटेलिएशन की जहां तक बात है जी, हमारे पास टेक्नोलॉजी है, लेजर गाइडेड बॉम्ब्स के जरिए ±1 मीटर हमारी एक्यूरेसी है जी। हमारे पाकिस्तान के जहाज रनवे पे रोल करते ही हमारे को पता लग जाता है कि वहां से टेक ऑफ हो गया। हम इतने एफिशिएंट हैं आज के दिन। ठीक है जी। तो और मुझे तो हैरानी होती है, ये देश है, पाकिस्तान देश है, हमारे पास यहां 30 सेकंड रेडनेस पे जहाज खड़े हैं, 5 सेकंड रेडनेस पे जहाज खड़े हैं, 15 मिनट्स रेडनेस पे जहाज खड़े हैं, हमारे रडार 24 आवर वॉच पे हैं, और अभी नहीं 24 घंटे रहते हैं, 24 घंटे हर सेक्टर में तैनात रहते हैं। ऐसे कैसे हो गया? जैसे हमारे 24। अगेन आई वुड लाइक टू कांग्रेचुलेट माई फेलो ऑफिसर्स ऑफ इंडियन एयरफोर्स हु हैज डन दिस डेयरिंग जॉब। 100% उनको जो है उनको हमने जो है धन्यवाद देना चाहिए, और हमने जो है इन ऑफिसर्स को, धन्यवाद सर की टीम को पूरा का पूरा जो है पूरा नमन करना चाहिए जिन्होंने इतनी बढ़िया कार्रवाई करी है। क्योंकि ये देश जो है, ये देश जो मैं एक प्रवक्ता की सुन रहा था, उन्होंने एक बात कही कि बिल्कुल 100% हम जो है 24 के 24 घंटे तैयार हैं।
जो देश इतना भी तैयार नहीं है कि उनका बॉर्डर कोई दुश्मन क्रॉस कर रहा है और इफ दे कैन नॉट डू एनी एक्टिविटी, यही हमारी ताकत है और वही सच में वही हम बार बार दुनिया को दिखाते रहे और आगे भी दिखाते रहेंगे। ब्रिगेडियर महाजन, सर मैं आपके पास भी आऊंगा। ब्रिगेडियर महाजन, एक सवाल और एक क्यूज भी है, लोग समझना चाह रहे हैं कि इन तमाम चीजों पर भी आपका टेक चाहूंगा कि किस तरह से हालात को कंट्रोल हो सके। दूसरा, ये मिराज को लेकर लोग समझना चाह रहे हैं कि किस तरह का प्लेन है, क्या कुछ खासियत है, आखिर आज की जो स्ट्राइक हुई है इस स्ट्राइक में ये इतना कारगर कैसे साबित हुआ? सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा कि ये ठीक है कि सेना को पूरा श्रेय मिलना चाहिए, लेकिन जैसे पहले प्रवक्ता ने भी बोला था कि पॉलिटिकल विल होती है और ये गवर्नमेंट ने एक्शन लिया है, गवर्नमेंट को पहला सैल्यूट मिलना चाहिए, क्योंकि अगर हम गवर्नमेंट की इच्छा शक्ति नहीं होती तो इंडियन एयरफोर्स की रिकमेंडेशंस के बावजूद ये एक्शन नहीं हो सकता था। ठीक। दूसरी बात, आपने पूछा कि वहां की कैजुअलिटीज के बारे में पहले आपने पूछा था। जी जी जी। ये जो बालाकोट है जी, ये बहुत बड़ा ट्रेनिंग कैंप है जहां पे उनके यंग लोगों को, जिहादी को ट्रेनिंग दी जाती है। तो यहां पर स्ट्रेंथ काफी होने का आशंका है कि यहां पे 300-400 लोग हो सकते हैं उस ट्रेनिंग में हो, और जब ये बॉम्ब गिरे हों तो ज्यादा कैजुअलिटी हो। फिगर्स हम इस स्टेज पे कहने में कह नहीं सकते हैं। ठीक। जहां तक कश्मीर का सवाल है, बहुत छोटा सा हिस्सा JNK का कश्मीर में पड़ता है, एंड कश्मीर में भी सिर्फ 5-6 जिले हैं जो साउथ कश्मीर के जहां ये आतंक फैला हुआ है। यस, इन एडिशन टू मिलिट्री एक्शन के अलावा वहां पर दूसरे एक्शन भी जरूरी हैं जिससे कि उनको मेन स्ट्रीम में लाया जाए। पहली बात, एक और बात थी मैंने जो पहले कही थी कुछ दिन पहले भी, कि जो कश्मीरी देश के दूसरे हिस्सों में हैं उनको हमको खास ख्याल रखना चाहिए कि वो दूसरी तरफ ना जाएं या उनके विचार गलत तरीके मत जाएं। ठीक। तो इस तरीके से सबको इस बात की बहुत बधाई है, और मेरे को यह भी पता लगा है कि ऑल पार्टी मीटिंग 5 बजे जो हुई है, डायरेक्ट रिजल्ट तो नहीं पता है, लेकिन गवर्नमेंट ने ऑल पार्टी मीटिंग करके उनको पूरे अपने एक्शंस के बारे इन्फॉर्म किया है। ठीक। इंटरनेशनल जो कमेंट्स आए हैं सब ने भारत के एक्शन को गलत नहीं बताया है, सब ने इनडायरेक्टली सपोर्ट किया है। ये एक बड़ी हमारी डिप्लोमेटिक जीत है। ठीक है, कर्नल IP सिंह साहब, ये सोचना कि हर कश्मीरी एंटी इंडिया है, ये शायद इतना सही नहीं होगा। कुछ तत्व हैं जो अराजक तत्व हैं और जो देश के विरोध में काम करते हैं, और जो वहाँ की लोकल पॉपुलेशन है वो टेररिस्ट का साथ इसलिए देती है डर के मारे, वो वहाँ उनको रहना है, ये लोग उनको तंग करते हैं, तो हर एक को अपनी सुरक्षा की प्रॉब्लम रहती है। अगर ये एंटी जो वहाँ के टेररिस्ट टाइप के लोग आते हैं, आतंकवादी आते हैं, पहला स्टेप तो है इनको किसी तरीके से कंट्रोल किया जाए अपनी इंटेलिजेंस करके, और इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। दूसरा ये है जो वहाँ की लोकल पॉपुलेशन है, वहाँ के लिए सद्भावना टाइप के ऑपरेशन चलाए जाएं, बिल्कुल लोकल पॉपुलेशन के लिए, ताकि उनके रहने में सहूलियत हो, मेडिकल का अच्छा हो, वहाँ पर एम्प्लॉयमेंट के साधन बढ़ें, तभी उन लोगों को मेन स्ट्रीम पे लाया जाएगा। ठीक। और ये सोचना कि ये प्रॉब्लम कल ही हल हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। नॉर्थ ईस्ट में हमने देखा है कितने समय से चल रही थी इस प्रकार की कार्रवाई, और अब वो लोग मेन स्ट्रीट पे आ चुके हैं। ठीक। असम में उल्फा का हुआ था, मिजोरम में प्रॉब्लम हुआ था, लेकिन सारे के सारे नॉर्मल हो गए। इन ड्यू कोर्स ये भी ठीक हो जाएगा। ठीक है, बहुत कम समय बचा है मेरे पास। हरनाम, सबसे पहले आपके पास आऊंगा, आपका कमेंट, उसके बाद मनीष मैं आपके पास आऊंगा। हरनाम, देखिए, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि बार बार इसको राजनीतिकरण या मोदी जी का अगर इसको श्रेय देने की बात है, क्योंकि सरकार के मुखिया नरेंद्र मोदी हैं, तो स्वाभाविक तौर पे सरकार ने किया तो उसका श्रेय जाता है। लेकिन जितने हमारे साथ यहाँ वक्ता बैठे हैं वो बार बार केवल मेरा फिर कहना है कि ये श्रेय सेना को है, इंडियन एयरफोर्स के पायलट को है, इंडियन एयरफोर्स को है। सरकार की जो पॉलिटिकल विल की बात है, पॉलिटिकल विल तो हर पॉलिटिकल पार्टी ने की है। हमने, इंदिरा जी ने
इतनी जबरदस्त पॉलिटिकल विल थी कि उन्होंने सेना को फ्री हैंड दिया और हमने आधे पाकिस्तान पर कब्जा कर लिया था। तो ये कोई पहली बार नहीं पॉलिटिकल विल की बात हो रही है, ये अब नरेंद्र मोदी जी ने कोई अलग कर दिया है। ये केवल सेना को मैं कहता हूं श्रेय जाना चाहिए। और फिर मैं कह रहा हूं कि इसकी इंटेलिजेंस, क्योंकि अभी पाकिस्तान बौखलाया हुआ है और वो बौखलाहट में कुछ ना कुछ उग्रवादी तत्व और काम करेंगे। और जहां तक आप कश्मीर की बात कर रहे हैं, कश्मीर हमारा नेबरिंग स्टेट है, बॉर्डर के पास में, तो उसको टैकल करने के लिए बहुत सारी चीजें हैं। केवल सेना के माध्यम से तो हम बहुत सालों से वहां पर बैठे हैं, उनको मेन स्ट्रीम में लाने के लिए हमें और बहुत काम करने पड़ेंगे। और 4.5 साल में मोदी साहब ने पॉलिटिकल विल क्यों नहीं दिखाई कश्मीर में? कश्मीर में पॉलिटिकल विल दिखानी चाहिए थी ना, अलगाववादी ताकतों को ठोकना चाहिए था। मोदी जी के पास सरकार थी, क्यों ऐसा माहौल बना वहां पर? मनीष, मैं आपके पास आ रहा हूं, समय कम है, फाइनल कमेंट आपसे चाहूंगा। देखिए, आपका एक क्वेश्चन था कि मिराज को क्यों यूज किया गया। ठीक है, हाँ, मिराज एक मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट है, वो इंटरसेप्टर भी है और बॉम्बर भी है, मिसाइल भी ले जा सकता है और बॉम्ब भी ड्रॉप कर सकता है। उसकी जो बेस्ट क्वालिटी है कि वो हिट ऑब्जर्विंग फाइटर एयरक्राफ्ट है। अगर कोई हिट सीकिंग मिसाइल उसके पे दागा जाए तो उसको इंटरसेप्ट नहीं कर सकता है, इसलिए उसको यूज किया गया। और हरनाम जी के बारे जो बोल रहे हैं उस पर कमेंट से करना चाहता हूं कि आप 26/11 के समय भी भारतीय वायुसेना रेडी थी। उस समय मैं एयरफोर्स में ही था, पूरा रणनीति तैयार थी, लेकिन उस समय जो सरकार थी पॉलिटिकल विल नहीं थी। लेकिन आज देश की सरकार जो मोदी जी के नेतृत्व में चल रही है, आज दुश्मनों को दांत खट्टे करने के लिए हर एक तरह से जवाब देने के लिए तैयार है। समय कम है जी। कर्नल, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? कर्नल चहल, मेरा कहना है कि हरनाम सिंह जी अभी बोल रहे थे कि कहते कि मैं इंदिरा गांधी ने जो देश का विभाजन करवा दिया पाकिस्तान का, तो उसका श्रेय इंदिरा गांधी जी को मिला है। जो सरकार काम करती है उसका श्रेय वो लेती है। वो विल पावर उन्होंने दिखाई तो उसका श्रेय इंदिरा जी ने लिया है। ऐसी कोई बात नहीं है कि वो उस टाइम नहीं, हम सभी ने उनकी तारीफ की है। इंदिरा जी का आज भी उनको इसी काम से याद किया जाता है पूरी दुनिया में। ठीक है, विंग कमांडर सुरेंद्र गौड़ साहब, आप कुछ कहना चाह रहे थे? सर, आपने कहा समय कम है, तो मैं सिर्फ एक ही बात कहना चाहूंगा। मैं और मेरे साथी, इतना ज्यादा जोश है नौजवानों में, जो भी रिटायर होकर आए हैं वो दोबारा से ज्वाइन करना चाहते हैं और भारत की सीमाओं पर जो है लड़ना चाहते हैं। तो मेरा सरकार से प्रार्थना है कि हमें मौका दिया जाए और एक आदेश पर हजारों युवा जो है हमारे साथ भारतीय वायुसेना और भारतीय आर्मी के साथ में जो है मिलकर लड़ाई लड़ेगी, ऐसा मेरा विश्वास है। और 100% जीत हमारी होगी। एंड पाकिस्तान हैज गॉट हार्डली एनीथिंग टू रिटेलिएट। ठीक है, बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का। मनीष सिंह साहब आपका बहुत शुक्रिया, और हरनाम सिंह जी आपका बहुत शुक्रिया, ब्रिगेडियर महाजन आपका बहुत शुक्रिया, कर्नल IP सिंह साहब आपका बहुत शुक्रिया, विंग कमांडर सुरेंद्र गौड़ साहब आपका बहुत शुक्रिया, मेजर आनंद सावरिया आपका बहुत शुक्रिया, और साथ ही कर्नल SK चहल साहब आपका भी बहुत शुक्रिया इस चर्चा को सार्थक बनाने के लिए। तो समझा हमने ये कि आखिर हासिल क्या हुआ। हासिल ये हुआ कि दुनिया को संदेश गया और पाकिस्तान को एक सख्त संदेश ये गया कि आगे अगर इस तरह की कोई हिमाकत इस तरह की जाती है तो भारत जवाब देने में सक्षम है। और बार बार भारतीय सेना इस बात को बता चुकी है कि हम मुंह तोड़ जवाब देंगे। पॉलिटिकल विल के साथ साथ पूरा देश एक साथ था, पूरी विपक्षीय पार्टी एक साथ थी, और पूरा देश एक साथ जब खड़ा होता है तो भारत हर बार ये दिखाता है कि भारत से ताकतवर देश इस दुनिया में कोई नहीं। भारत की ताकतवर सेना से ताकतवर सेना किसी दुनिया की नहीं है, क्योंकि हमने कई बार दिखाया है पाकिस्तान को सीधी लड़ाई में भी, और जिस तरह से पाकिस्तान इनडायरेक्ट लड़ाई के जरिए भारत में अशांति पैदा करना चाहता है उसका भी हमने मुंहतोड़ जवाब दिया है और लगातार हम जवाब देते रहेंगे।